Hello people, I hope you're doing great and today we are here to hit on chapter 13 section 196 to 205. यार हमने सफर बहुत बेहतरीन तरीके से तय किया। हमने जब शुरुआत की तो बहुत बेसिक सेक्शंस देखे थे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े एंड आज अगर आप देखते हो तो यू कैन नॉट इवन थिंक कि इतने सेक्शंस हमने ब्यूटीफुली कवर कर दिए। यहां पर हम टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल का सेक्शन और उसके बाद में आपका एक जनरल मीटिंग की सेक्शन सीरीज बचती है जो भी हम लोग कवर करेंगे। सो यारों एकदम मस्ती विद अ स्माइलिंग फेस एंड विद अ गुड अप्लॉज फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। जो अपनी इतनी मेहनत से यहां तक आप पहुंचे ना, उसके लिए रियली डिजर्व अप्लॉज। अब यहां पे हमें आज क्या करना है, आज का लेक्चर बड़ा ही लाइटर नोट पे होने वाला है। आई नो आप बच्चों को हमेशा लाइटर नोट वाले लेक्चर्स बड़े पसंद आते हैं। तो आप बच्चों की मानसिकता ऐसी है कि व्हेनेवर अ लेक्चर इज समवेयर अराउंड 1 आवर ना, यू रियली टेंड टू लव इट एंड द लेक्चर गोस 1 आवर 45 मिनट्स के आगे ना, तो थोड़ा सा प्रोवाइडेड मैं यहाँ पे जब पढ़ाता हूँ तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन, सो यू आर वेल अवेयर कि हाँ यार हमें सिर्फ पढ़ना है। सो व्हेनेवर लेक्चर गोस समवेयर अराउंड 1 और 45 मिनट्स, थोड़ा सा मन कच्चा मक्का हो जाता है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोस सेशन, यू आर गोइंग टू रियली लाइक दिस सेशन। हाँ, दिल पे पत्थर रख के अगले सेशन में आपको ऐसा दिल बनाना पड़ेगा, बिकॉज जनरल मीटिंग का जो सेक्शन सीरीज है ना, दैट इज रियली लेंथी। जनरल मीटिंग की सेक्शन सीरीज इज रियली लेंथी यार, बट उसके बहुत छोटे सेक्शन है, मतलब उसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं है बट नंबर ऑफ सेक्शंस काफी ज्यादा है। तो दिल पे पत्थर रख के उसको पढ़े ना एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद में यू विल बी सो हैप्पी कि अगर आप देखेंगे ना कि हाँ यार ये सब्सटैंशियल सेक्शंस कवर हो गए। सर क्या हमारी सीरीज में कंपनीज है कि सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज इम्पॉसिबल। आई हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सीरीज। अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट को तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सीरीज है वो हमने यहां पर कवर किए सेक्शन सीरीज के अंदर, द एक्स्ट्रा एच के अंदर। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप ये सारी सेक्शन सीरीज को शिद्दत से देख के एग्जाम में जाते हो तो आपको 10 से 15 मार्क्स का इजी एडिशन होगा। आई विल से इट अगेन, मैंने इनिशियली भी बोला था कि दिस डज नॉट सब्स्टिट्यूट माय रेगुलर बुक, कि आप जो मेरे रेगुलर बुक से जी जान से पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना ही है। दिस इज एन एक्स्ट्रा एज कि उसे पढ़ने के बाद में अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो वो आपको जो एक एक्स्ट्रा मार्क्स की आवश्यकता है जो आपकी कॉपी को बाकियों से अलग दिखाएगी, वो पर्पस यहां पे सर्व होता है। सो आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड दीज लेक्चर्स थॉरली। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स एंजॉय किए हैं और अब जब इनका अंत आ रहा है तब आई होप इनको आप अच्छे से रिवाइज करके आपके मन में रिटेन करके रखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन सीरीज। आज का सेक्शन सीरीज बहुत आसान है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी ज्यादा नहीं है, बट सुनो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन तो आता ही ऑफ कोर्स, तभी तो इंपॉर्टेंट सेक्शन सीरीज में इसको ले रहा हूं मैं। बट इसके अंदर 1 2 3 4 चार ही सेक्शंस हैं खास सेक्शंस हैं, बाकी सब खुटर सेक्शंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 196 से एंड में आएंगे सेक्शन के अंदर क्या नाम है, कैसे हमें याद रखना है कौन से। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, सेक्शन नंबर 196 चैप्टर 13 196 to 205 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी का चैप्टर। चलिए, yes the first section and the most important section 196। अगर आपको एग्जाम में अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी का क्वेश्चन आता है तो सब्सटैंशियल संभावनाएं हैं कि वो इन तीनों पे आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। मुझे बेसिक्स बताने की जरूरत नहीं है, कंपनीज है केएमपी की पूरी डेफिनेशन देती है पहले, उसमें ये तीन लोगों को स्पेशल कैटेगरी देती है। तो मैं जब रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं तो मैं इनको कैटेगरी 1 केएमपी कहता हूं। आई एम रियली सॉरी, कैटेगरी 1 में पढ़ाता हूं तो इनको कैटेगरी 1 केएमपी कहता हूं कि इनको एक अलग, इनके लिए अलग प्रोविजन है। तो सबसे पहला प्रोविजन सिर्फ इनके लिए है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, एकदम सिंपल सेक्शन है। ये है कैटेगरी 1 केएमपी। समझना, केएमपी से बहुत सारे पूरी लिस्ट आती है, आप सबने डेफिनेशन पढ़ा है केएमपी का। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कैटेगरी 1, इन तीन इंपॉर्टेंट केएमपी सिर्फ राइट नाउ, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर। देखते क्या लिखा है। सबसे पहली चीज, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कैटेगरी 1 केएमपी, कैटेगरी 1 केएमपी। सेक्शन 196 टॉक्स अबाउट कैटेगरी 1 केएमपी। तो सर बाकी सब केएमपी की बात कहां होगी? नीचे देखो, नीचे दो इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा है ना, देखो क्या लिखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी इज गवर्न अंडर 196, appointment of category 1 KMP is governed under 196 and appointment of KMP in general is governed under 203। तो ये दोनों याद रखना है। Appointment of category 1 KMP is governed under the first section of the chapter 196 and appointment of category 1 KMP is governed under 196 and appointment of other KMPs, regular KMPs is governed under 203। ध्यान रखना है। 203 appointment of KMP, 196 appointment of managing director, whole time director, manager।
चलो मैं आपको समरी बताता हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी में क्या लिखा है यहाँ पे, दैट अब केएमपी कुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। पढ़ाऊंगा अभी मैं ऐसे कि केएमपी कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। तो आपको किसी भी केएमपी को अपॉइंट करना है, यू कैन अपॉइंट हिम बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। बट ये कहता है 203 196 कहता है कि अगर आपको केएमपीज में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को अपॉइंट करना है तो वहां पे यू विल नीड बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस शेयर होल्डर्स अप्रूवल। तो नॉर्मली 203 कहता है कि अगर आपको केएमपीज को अपॉइंट करना है, यू कैन अपॉइंट देम बाय मेयरली अ बोर्ड रेजोल्यूशन, मेयरली अ बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन 196 कहता है कैटेगरी 1 केएमपी के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर के लिए यू नीड बोर्ड रेजोल्यूशन अलोंग विथ शेयर होल्डर्स अप्रूवल। बहुत ही बढ़िया, चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, shall be appointed by board resolution subject to approval by resolution at next general meeting। तो इसके अपॉइंटमेंट के लिए हो क्या प्रैक्टिकली इट इज बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है, तो एक बार बोर्ड रेजोल्यूशन से उसको अपॉइंट कर देंगे, उसके बाद में हम लेंगे शेयर होल्डर्स अप्रूवल। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन एट नेक्स्ट जनरल मीटिंग एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ रिक्वायर्ड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड टू आरओसी विद इन 60 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर आप शेड्यूल 5 को वायलेट, शेड्यूल 5 के कुछ टर्म्स को कंप्लाई नहीं करते हुए अपॉइंटमेंट करते हैं, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, बट नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, क्या लिखा है इसके अंदर, उनके अपॉइंटमेंट के लिए यू नीड टू टेक अ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड देन यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड एट शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड इट हैज टू बी फाइल्ड टू आरओसी विद इन 60 डेज। देखो आरओसी में, कंपनीज एक्ट में 80% जगह पे या उससे ज्यादा जगह पे 30 डेज दे रखा है। तो जहां जहां पे आपको 30 डेज के अलावा कोई फिगर मिले उसको केयरफुली अंडरलाइन करना। तो यहां पे आरओसी को इन्फॉर्म करना विद इन 60 डेज। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो क्या है कि अगर आपके एक लिस्ट बन गई, आपके ऐसे केयरफुली पेन डाउन किए हुए यहाँ पे 60 या 50 डेज है, ऐसा है, तो रिमेनिंग हर जगह पे यू कैन प्रिज्यूम टू बी 30 डेज। दैट आल्सो मेक्स सेंस। Here keeping it all apart, एकदम simple. 196 talks about appointment of managing director, whole time director, manager, and the first point says they can be appointed by board resolution, subject to approval by general meeting, if required, central government approval, and it has to be filed with ROC within 60 days. Easy. जब उनको अपॉइंट किया जाता है तब साथ में उनके रेम्यूनरेशन और टर्म्स एंड कंडीशन भी डिस्कस किए जाते हैं। सो बोर्ड रेजोल्यूशन पे उनके टर्म्स एंड कंडीशन और रेम्यूनरेशन डिस्कस किया जाता है, व्हिच आल्सो हैज टू बी अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स एट जनरल मीटिंग। स्पेशल पॉइंट क्या है? स्पेशल पॉइंट पहला, इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट अप्रूव्ड एट द जनरल मीटिंग। समझना क्या हुआ, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन से मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, 3 महीने बाद जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल लेना था। जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन से उसको अपॉइंट करते हैं, वो काम करना चालू कर देता है कंपनी में। सो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, फॉर 3 months he has worked as a managing director. Then comes the general meeting where his appointment was supposed to be approved. Where his appointment was supposed to be approved. But जब उसके अपॉइंटमेंट के अप्रूवल की बात आई, तब शेयरहोल्डर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, उसने पहले बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट हुआ था, 3 महीने उसने काम भी किया, 3 महीने बाद शेयरहोल्डर जनरल मीटिंग पे उसके अप्रूवल की बात आई, तब वहां पे वो रिजेक्ट हो गया। सो स्टिल द एक्शंस ही हैज डन फॉर दीस 3 months विल बी वैलिड। याद रहे, कल मैंने दूसरा सेक्शन पढ़ाया था, डिफेक्ट्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट द एक्शन। सिमिलर चीज है, बट वहां पे अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया, बट शेयरहोल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन 3 महीने जो उसने काम किया, दैट इज सपोज्ड टू बी वैलिड, दैट विल नॉट बी इनवैलिड। If the appointment is not approved at the general meeting, still the actions already taken by managing director, whole time director, manager shall be valid. Very easy point. Next, company cannot have managing director and manager at the same time. कंपनी को मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। क्यों? अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर refers to a director who is appointed by these means who has substantial power of the management of the affairs of the company, and manager also a person who has whole or substantially the whole powers of management of the company। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी अच्छे से, तो आपको दिखेगा कि इसको सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दी जाती है, इसको सब्सटेंशियली द होल और होल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दी जाती है मैनेजर को। तो यहाँ पे दोनों तो पॉइंट हो ही नहीं सकते ना, दोनों के पास थोड़ी ना पावर हो सकती है। सो एक कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा, दोनों नहीं होंगे। इजी। नेक्स्ट, अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर कैन बी अपॉइंट फॉर मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 ईयर। आप मैक्सिमम उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। यू कैन रीअपॉइंट हिम n नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर जैसा कि बस उससे ज्यादा ऑडिटर जैसा अब वापस अपॉइंट नहीं हो सकता है। ही कैन बी अपॉइंटेड n नंबर ऑफ टाइम, बट एट वंस यू कैन से, यू कैन नॉट से ओके यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर नेक्स्ट 40 years। यू कैन नॉट से दैट, यू कैन जस्ट से यू आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर 5 years। इन द लास्ट ईयर, 5th ईयर, आखिरी ईयर में आप उसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हो फॉर 5 years। तो ऐसा कितने अनलिमिटेड सालों तक कर सकते हो। मुकेश अंबानी साहब पता नहीं कब से डायरेक्टर और कब तक डायरेक्टर रहेंगे,
आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी ही मुकेश अंबानी ऑलवेज इज अपॉइंटेड मियरली फॉर 5 years। मुकेश अंबानी सिर्फ 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड 5th ईयर में जब उनका टेन्योर एक्सपायर होने वाला था तब उनको वापस 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 years। दे कैन बी रीअपॉइंटेड इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर टेन्योर, नॉट अर्लियर। मतलब ये नहीं कि हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, 2 साल बाद वापस 5 साल, 2 साल बाद वापस 5 साल, नहीं, ओनली इन द 5th ईयर दे कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 5 years, ओनली इन द लास्ट 1 year दे कैन बी रीअपॉइंटेड। तो आई गेस तीनों पॉइंट्स बहुत आसान थे। एक बार वापस देखते हैं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहली चीज 196 पढ़ रहे हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर कि बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग आल्सो इफ रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल एंड आरओसी को बता दो विद 60 days। परफेक्ट। फिर हमने 3 स्पेशल पॉइंट पढ़ लिए। पहला कि भाई साहब अगर शेयरहोल्डर ने अपॉइंट किया, डायरेक्टर काम करना चालू कर देगा, और उसके बाद में जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया, स्टिल जो उसने एक्शंस लिए वैलिड रहेंगे। एक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर दोनों नहीं रख सकती है, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम 5 years के टेन्योर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। 5th ईयर में इफ यू वांट यू कैन एक्सटेंड रीअपॉइंट हिम। ब्रिलियंट। फिर आते हैं 196, ये आपको कहता है डिस्क्वालिफिकेशन। 196 ये आपको कहता है डिस्क्वालिफिकेशन। व्हेनेवर आई एम टीचिंग दिस 196 ना, इसके साथ में आप मान के चलो ऑटोमेटिकली I am reading it with Schedule 5. I don't have to tell you that, जैसे कि कंपनीज एक्ट के एंड में शेड्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 सबसे पॉपुलर है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो आप कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं तो लिखा होता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो शेड्यूल 3 एक्ट में सेक्शंस के बाद में शेड्यूल्स होते हैं, तो शेड्यूल 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। उसी तरह से शेड्यूल 5 इज अबाउट केएमपी। तो केएमपी रिलेटेड शेड्यूल 5 है, तो मैं कोई भी सेक्शन पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग इट अलोंग विद द शेड्यूल। ठीक है यार, चलो कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। 7th शेड्यूल में सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटीज दी हुई है कि सीएसआर आप कहां कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब भी टाइम मिले तो आप खुद बैराक में देख सकते हैं। चलो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? आई एम ट्राइंग टू टेल यू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, कि कौन कौन लोग होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर नहीं बन सकते, कैटेगरी 1 केएमपी कौन नहीं बन सकते। सुनना, पहले 4 पॉइंट, फिर 2 एडिशनल पॉइंट पढ़ाऊंगा। पहले 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या? पहला, इफ द एज इज बिलो 21 years और अटेन द एज ऑफ 70 years। अगर 21 से कम है और 70 से ज्यादा है, अगर 21 से कम है और 70 से ज्यादा है तो आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। दूसरा, इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और इज एनी टाइम एडजर्ज्ड एज इंसॉल्वेंट। मैंने इंसॉल्वेंट के आपको फेजेस पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा रेगुलर बैच में। फेज 1, फेज 2, फेज 3। एक व्यक्ति इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन देता है, फेज 1। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, फेज 2। और जब उसने पूरे रेस्ट्रिक्शन खत्म कर लिए, नाउ ही इज अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। मैं जब 164 पढ़ाता हूं वहां पे डायरेक्टर्स के अंदर से फेज 1 एंड फेज 2 आर डिस्क्वालिफाइड। कि डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता? एक व्यक्ति जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और एक व्यक्ति जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अभी तक अनडिस्चार्ज है, लेकिन एक बार वो ईयर खत्म होने के बाद जब वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बनेगा फिर वो डायरेक्टर बन सकता है। यहां पे क्या लिख दिया है? इवन एनी टाइम एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट, इवन अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी यहां पे नहीं बन सकता है कैटेगरी 1 केपी। तो कैटेगरी 1 केपी में एक व्यक्ति एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, फिर जब वो अनडिस्चार्ज है या फिर इवन उसके बाद भी वो कभी भी कैटेगरी 1 केपी नहीं बन सकता। सो एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एनीवन हु इज एवर एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज एनी पर्सन हु हैज एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिसने कभी भी क्रेडिटर्स को पेमेंट सस्पेंड किया है कि भाई यार थोड़ा सा कम दे देता हूं, और मेड कॉम्पोजिशन विद देम। मतलब यार आप 5 लाख रुपए मांगते हो, 2 लाख दे रहा हूं, डन करना है क्या? सो हु हैज एवर सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और मेड कॉम्पोजिशन विद देम। ओके, एंड लास्ट इज एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर मोर देन 6 months। Any person who has ever been convicted or sentenced for more than 6 months, ये व्यक्ति कभी भी कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकता। तो समझना 164 में जो पढ़ाया था that was disqualification for being a director, कि 164 में जो पॉइंट है वो कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकता है। यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स है वो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। कैटेगरी 1 केएमपी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। तो समझना, जैसे कि यहां पे लिखा है कि एनी पर्सन हु हैज एवर बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर मोर देन 6 months, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे 6 months से अगर आप 7 years तक है 5 year के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आज मुझे 1 year की जेल हो गई, तो मैं कैटेगरी 1 केएमपी कभी नहीं बन सकता, बट मैं नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता हूं कंपनी में। होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा, पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकता हूं। तो इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। बट छोड़ो, अभी यहां पे फोकस करते हैं हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, जिसके अंदर क्या कहा है? एज इज बिलो 21 years और मोर देन 70। दूसरा पॉइंट हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एनी टाइम एडजर्ज्ड इंसॉल्वेंट। तीसरा हो गया सस्पेंडेड पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड चौथा हो गया कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर इंप्रिजनमेंट, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर मोर देन 6 months। इसकी मेमोरी टेक्निक इन 4 पॉइंट की आईसीएस है।
ये 4 पॉइंट 196 में दे रखे हैं। आईसीएसआई 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 आई बोले तो सबसे पहला आई बोले तो क्या करोगे? आईसीएसआई में आई इंसॉल्वेंट, आई इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। आईसीएसआई आई, इफ अ पर्सन हैज बीन एवर डिक्लेयर्ड एज is an undischarged insolvent or has ever been adjudged as insolvent, वो नहीं बन सकता insolvent। लास्ट में बोलते हैं imprisoned for more than 6 months। ओके, सीएस, सीएस बोले तो क्या? क्रेडिटर के साथ आपने कभी भी कॉम्पोजिशन किया है, क्रेडिटर के साथ आपने कभी भी कॉम्पोजिशन किया है, क्रेडिटर के साथ कभी भी आपने कॉम्पोजिशन किया है, क्योंकि कोई भी क्रेडिटर को सस्पेंड किया है, क्रेडिटर को सस्पेंड किया या उसके साथ कॉम्पोजिशन किया है, तो भी आप कैटेगरी 1 की एमपी नहीं बन सकते। सिंपल। आईसीएसआई सर पहला एज वाला पॉइंट तो आया नहीं, गधे एज वाला पॉइंट भूल जाओगे क्या? एज वाला पॉइंट तो कोई भूल ही नहीं सकते। तो 4 पॉइंट आते हैं 196 के अंदर। 196 ये 4 पॉइंट कहता है कि इन 4 केसेस में एक व्यक्ति कैटेगरी 1 केपी नहीं बन सकता। क्या? एज आईसीएसआई, एज आईसीएसआई, एज आईसीएसआई, एज 21 से कम है, 70 से ज्यादा है, आप नहीं बन सकते कैटेगरी 1 केएमपी। आईसीएसआई आई, हां, एनी पर्सन हैज एवर बीन एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट, नहीं बन सकता। थर्ड सीएस, क्रेडिटर के साथ कॉम्पोजिशन किया या उनको सस्पेंड किया, नहीं बन सकता। आई हैज बीन कन्विक्टेड इन प्रिजन फॉर मोर देन 6 मंथ्स, वो नहीं बन सकता। आईसीएसआई, एज आईसीएसआई नहीं बन सकता। अब सुनना मेरी बात पहले, एज के पॉइंट में 70 प्लस ईयर्स पे बहुत अच्छी बात बता देता हूं यहां पे पहले कि इफ अ पर्सन हैज अटेन्ड मोर देन 70 ईयर्स, देखो कैसा है, एक सिंपल बार रखा है कि 70 पे एक आदमी जनरली फंक्शन करना बंद कर देगा, बट वी कैन सी वंडरफुल पीपल इन इंडिया वर्किंग एट एन एज क्रॉसिंग 70। आर बी अंडरस्टैंडिंग? तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि 70 का भी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो अगर कोई कंपनी किसी डायरेक्टर को 70 के बाद भी बनाना चाहती है कैटेगरी 1 केएमपी, तो बना सकती है। उसके 2 क्योर है। क्या? If any person, if appointment can be made at the age of more than 70 for managing director, full-time director, 2 क्योर है। पहला, you pass a special resolution। आप अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो आप एक व्यक्ति को 70 के बाद भी अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, you pass ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड टेक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अगर आपने जनरल मीटिंग की, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में आप उस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। सो इफ अ पर्सन हैज क्रॉस्ड द एज ऑफ 70, स्टिल ही कैन बी क्योर्ड, ही कैन बी अपॉइंटेड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन और बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। चल, ये 4 पॉइंट हुए। 2 पॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन के दे रखे होते हैं कहां पर? आपके शेड्यूल 5 में। उसमें से एक पॉइंट को ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं, दैट इज अ पर्सन हैज टू बी अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट उसका लास्ट ईयर देखा जाता है, तो दैट्स ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना होता है, इफ अ पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर इंप्रिजनमेंट, इफ अ पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर इंप्रिजनमेंट और फाइन्ड फॉर मोर देन 1000 अंडर स्पेसिफाइड एक्ट। स्पेसिफाइड एक्ट में आपके जो अलग अलग एक्ट होते हैं ना, स्टैंप एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट दिए, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, ये सब लॉज दिए हुए हैं कि अगर इनमें से किसी भी लॉज में, स्पेसिफाइड एक्ट आपने ध्यान रखना है तो भी चलेगा, स्पेसिफाइड एक्ट में किसी में भी ही हैज बीन कन्विक्टेड और फाइन्ड फॉर मोर देन, ही हैज बीन इंप्रिजन्ड or fined for more than 1000 rupees, then also he is disqualified. So these are, you can say, 5 structured disqualification for category 1 KMP कि ये लोग category 1 KMP नहीं बन सकते। सुनना अच्छे से मेरी बात को। हमने category 1 KMP का सेक्शन शुरू किया था, सेक्शन 196, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, आई गेस आपके दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, राष्ट्रीय फाइल करना तो विद इन 60 डेज। स्पेशल पॉइंट एंड देन कम्स डिस्क्वालिफिकेशन। ये लोग तो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। मेमोरी टेक्निक, एज आईसीएसआई, एज आईसीएसआई। लास्ट में एडिशनल पॉइंट पढ़ा है मैंने आपको, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, हैज बीन इंप्रिजन्ड और फाइन्ड फॉर मोर देन 1000 अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो एक एडिशनल पॉइंट, ठीक है। चल, उसके बाद आता 197। 197 काफी इंपॉर्टेंट है। 196 इज अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी। 197 बहुत इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। Overall maximum managerial remuneration in case of absence or inadequacy of profit। कि absence of profit, inadequacy profit की हेडिंग दे रखी है, बट इसमें सारा ही यहां पे पढ़ा दूंगा मैं। 197 overall maximum remuneration, आप याद रख सकते हैं सिंपल, overall maximum managerial remuneration। Okay, this is only for directors including managing director, full time director and manager। ये जो लिमिट यहां पे पढ़ा रहा हूं, that is only for directors इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। मतलब यहाँ पे सीएस सीएस ये लोग इंक्लूड नहीं होते। तो जो लिमिट पढ़ा हूं दैट इज ओनली फॉर डायरेक्टर्स एंड मैनेजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फोकस करना 197 कैसे डिवाइड करता है, बहुत केयरफुली समझना। इस पे एग्जाम में कुछ ना कुछ काम आने की संभावना है, बहुत ही प्रबल, बहुत प्रबल, मतलब मैं यहाँ पे इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत प्रबल है, 100% फोकस से यहाँ पे ध्यान देंगे। यस पीपल, 197 ओवरऑल मैनेजरियल, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है कि हम यार एक कंपनी केएमपी को मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है। केएमपी मतलब यहां पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं
डायरेक्टर्स एंड मैनेजर की, डायरेक्टर में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी आ गए, not just category 1, all the directors, not just category 1. Category 1 has only managing director, whole time director, part time director, बाकियों को कहा all the directors and manager, उनका रेम्यूनरेशन की क्या लिमिट होती है, अंडरस्टैंड। दो तरह से डिवाइड किया डिस्कशन को, पहला लिमिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट। सबसे इन केस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं, मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को पूरी तरह से याद है। सेक्शन 198, सेक्शन 197 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 197 पढ़ रहे हैं हम। 197 टॉक्स अबाउट मैक्सिमम लिमिट ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 197 मैक्सिमम लिमिट ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट। द ओवरऑल लिमिट is 11% of net profit, wherein net profit will be calculated as per 198. 11% of net profit, okay, तो ये हम सबको पता है, overall limit is of 11%. Thereafter remuneration payable to managing director, full time director, manager is 10%. 10% आप दे सकते हो किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को। उसमें किसी भी एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 5%। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को मिला के दे सकते हैं आप 10%, और इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को 5% ज्यादा आप कभी नहीं दे सकते। तो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को हम हमारी कंपनी के नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम लिमिट ऑन वन इंडिविजुअल इज 5%, एग्रीगेट टू ऑल द कैटेगरी 1 इज 10%। नाउ रेम्यूनरेशन पेबल टू अदर डायरेक्टर्स, हमारे जो दूसरे डायरेक्टर्स, होल टाइम छोड़ो, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी तो हैं, उनको कितना पे करेंगे। इफ देयर आर नो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, अगर हमारी कंपनी में कोई कैटेगरी 1 के एमपी है ही नहीं, तो हम अदर डायरेक्टर्स को पे करेंगे 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड इफ आवर कंपनी हैज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर, देन दीज अदर डायरेक्टर्स विल गेट 1%। आई गेस हर एक बालक को ये लिमिट्स ऑलरेडी याद है, आपने हजारों बार पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल लिमिट इज 11%। टू कैटेगरी 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इट इज 10%, बट उसमें इंडिविजुअली एक व्यक्ति को मैक्सिमम 5% ही मिल सकता है। सर अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, इट डिपेंड्स कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है क्या, तो इनको 1% ही मिलेगा। और कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं है तो इनको 3% मिलेगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल। 11%, 10%, 5%, 3%, 1%। 11% ओवरऑल लिमिट, 10% कैटेगरी 1 की लिमिट, 5% कैटेगरी 1 की इंडिविजुअल लिमिट, 3% अगर कैटेगरी 1 नहीं है तो अदर डायरेक्टर्स को 3% मिलता है, 1% अगर कैटेगरी 1 है तो अदर डायरेक्टर्स को 1% ही मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। उसके बाद में आता है कंपनी कैन पे द रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग द अबव लिमिट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि कंपनी अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेती है तो इन लिमिट से ज्यादा भी पे कर सकती है। तो ये कंपनीज एक्ट की लिमिट है, लेकिन अगर किसी कंपनी को मस्ती है कि मुझे इससे ज्यादा पे करना है तो कंपनी से ज्यादा पे कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। Next, if company is defaulted in payment of any bank or public financial institution, then their approval is also required. मान लीजिए हम इस लिमिट से ज्यादा पे करना चाहते हैं, हम इस लिमिट से ज्यादा पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन ही है, बट एक नया पॉइंट आया एकदम ही लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट पॉइंट है, फोकस करना अच्छे से, कि अगर सबसे पहले ये पॉइंट तो ऑलरेडी था, आई मीन ये लेटेस्ट पॉइंट है कि अगर कंपनी को कभी भी रेम्यूनरेशन पास करना है, कंपनी को रेम्यूनरेशन इससे ज्यादा पे करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से पे कर सकते हैं। और तब अगर कंपनी का किसी भी बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन में डिफॉल्ट है, हाँ लोन में डिफॉल्ट हो रहा है और इनको लिमिट ज्यादा पे करना है, तो आपको उनका भी अप्रूवल लेना होगा, तो उनका भी अप्रूवल लेना होगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का। ये हुआ आपका केस 1। अब सुनना, सेकंड आता है इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट तो इजी था, अभी इन केस ऑफ लॉस समझ लो। इन केस ऑफ नो प्रॉफिट मतलब लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब समझो, ये जो लिखा है उससे इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट बाय merely watching at this example? Company's profit is 100 CR and the yearly remuneration of managing director is 7 CR. This is a case of inadequate profit. Sir, ये कैसे inadequate profit हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों को क्या लगता है inadequate profit का मतलब क्या होगा? हमारी कंपनी की जो सैलरी हमने बोला था वो 10 करोड़ है और हमारा प्रॉफिट ही 5 करोड़ हुआ, तो सैलरी दे ही नहीं सकते, तो inadequate profit नहीं गधों, वो तो है ही inadequate profit। बट inadequate profit का मतलब होता है the profit which is inadequate to pay the promised salaries। मुझे बताओ यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर को 7 करोड़ दे पाओगे क्या? गधे हो आप अगर आप कह रहे हो दे पाएंगे कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो 7 करोड़ आराम से दे देंगे? नहीं। पिछले पेज पे पढ़ाया ना कि कैटेगरी 1 केपी में एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 5%। मैक्सिमम आप कैटेगरी 1 केपी में एक व्यक्ति को 5% दे सकते हो, तो 100 करोड़ का 5% कितना होगा? 5 करोड़ दे पाओगे। उसकी प्रॉमिस सैलरी कितनी है? 7 करोड़ है। दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। योर प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू पे ऑफ दैट पर्सन सैलरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
व्हाट पीपल जनरली फील इज कि भाई कंपनी के प्रॉफिट है 50 करोड़ और जो सैलरी सबको प्रॉमिस की है वो है 60 करोड़, ये हो गया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। कहता हूं वो है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, बट दैट इज नॉट द ओनली केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इवन दिस इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट। वो तो है ही ना इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यहां पे 10% क्या तो दे ही नहीं पा रहे हो, ये भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, भले खूब पैसा है, बट वो जो कमिटेड सैलरी वो पे नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज कमिटेड सैलरी है मैनेजिंग डायरेक्टर की 7 करोड़ और उस पर लिमिट है कि नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा वो ले नहीं सकता है। तो नेट प्रॉफिट का 5% जो हो गया वो तो 5 करोड़ होगा ना। सो दिस इज आल्सो केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो इफ द कंपनी इज फेसिंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट का प्रॉब्लम, तो उन केसेस के अंदर किस प्रकार से पे किया जाएगा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की बात करें तो उन केसेस में किस प्रकार से पे किया जाएगा, फोकस करना अच्छे से, ठीक है। ये जो पार्ट है ये एकदम नया है, ये जो पार्ट है ये एकदम नया है, तो मस्ती से समझ लो इसको, एकदम आराम से इसको मस्ती से समझ लो, ठीक है। इसका इतना लोड नहीं लेना है, इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना नेग्लिजिबल है, इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना नेग्लिजिबल है, पर इसको नॉलेज के लिए भी रैप अप करके चलो। रेम्यूनरेशन विल बी पेड बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, फोकस करना अच्छे से। इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या पढ़ लिया हम, पढ़ रहे हैं मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 197, 196 पढ़ लिया हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1। 197 मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। 197 ने बताया इन केस ऑफ प्रॉफिट अलग है, इन केस ऑफ लॉस अलग है। प्रॉफिट पढ़ लिया 11%, 10%, 5%, 3%, 1%, डन। इस लिमिट से ज्यादा पे कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आ गए इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस के केस में आप पे करते हैं रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। इफ योर इफेक्टिव कैपिटल लेस देन 5 करोड़, भले नेगेटिव है, इफ योर इफेक्टिव कैपिटल इज नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ इन एनी सर्कमस्टेंसेस, यू कैन पे मैक्सिमम 60 लाख। क्या लिखा है यहाँ पे, पीपीपीए, मतलब पर पर्सन पर एनम, पर पर्सन पर एनम यू कैन पे 60 लाख रुपीस, पर पर्सन पर एनम यू कैन पे 60 लाख रुपीस, ठीक है वैसा। तो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को आप दे सकते हो 60 लाख रुपीस की सैलरी, इवन इफ यू हैव लेस देन 5 करोड़ का इफेक्टिव कैपिटल। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल इज बिटवीन 5 करोड़ टू एंड अबव अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे पे कर सकते हो 84 लाख पर पर्सन पर एनम। आपका 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है, तो आप पे कर सकते हैं कितना, 120 लाख पर पर्सन। भाई साहब 1.25 करोड़ की सैलरी दे सकते हो पर पर्सन, हर एक व्यक्ति को, पर पर्सन पर एनम। और अगर आपका कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है तो फिर फॉर्मूला बना दिया है 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ओवर 250 सीआर। तो यहां पे मान लीजिए, कभी आप मान लीजिए 700 करोड़ का आपका कैप है, तो आप मैक्सिमम सैलरी कितना पे कर सकते हो, 120 लाख प्लस 0.1% ऑफ 500 CR। I hope you're understanding. Excess over 250 crore. Excess over 250 crore का 0.01%. So 120 lakh plus 0.01% of 500 CR अगर आपका effective cap 700 crore आता है तो. So it is very simple. What am I trying to teach here? What am I trying to teach here? Remuneration will be based on effective capital. Remuneration will be paid on effective capital. तो अगर आपका effective capital is less than 5 CR, then 60 lakh. 5 CR to 100 CR 84 लाख, 100 CR to 250 CR 120 लाख एंड 250 CR से ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल है, तो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस ऑफ 120 और एक्सेस ऑफ 250 CR पर पर्सन पर एनम। वहीं अदर डायरेक्टर्स के लिए, कैटेगरी के लिए तो ये लिमिट है, अदर डायरेक्टर्स के लिए लिमिट क्या हो जाती है समझो, जो 60 लाख है अप टू 5 CR उनको 12 लाख ही दे सकते हैं, 5 CR to 100 CR इनको 17 लाख दे सकते हैं, 100 CR से 250 CR इनको 24 लाख दे सकते हैं, और उसके बाद में 250 CR एंड अबव तो वही 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ओवर 250 CR। सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला। आई विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है। 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, ये है अदर डायरेक्टर्स के लिए लिमिट, ठीक है। चल इस लिमिट को भी कंपनी कैन पे रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग दिस लिमिट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस लिमिट से भी ज्यादा पे कर सकती है। बहुत ही बढ़िया। तो हमने दोनों में कॉमन पढ़ा, अभी कुछ स्पेशल पॉइंट के पहले क्लियर कर लो, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं 197 मैनेजरियल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 197 मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। वहां पे हम जब देखते हैं मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट 11%, 10%, 5%, 3%, 1%, और इससे ज्यादा पे कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से हट चुका है, ठीक है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर आते हैं इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस के अंदर भी हम आते हैं इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, उसके अंदर आप पे कर सकते हैं बेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ 250 CR, एंड यू कैन इवन पे मोर देन दिस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट स्पेशल पॉइंट्स, फोकस करना स्पेशल पॉइंट क्या है। द कंपनी द फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड ओवर एंड अबव, कि भाई साहब ये हमें 3 पेमेंट बोल रहे हो ना, ये ओवर एंड अबव पे किए जाते हैं। ये ओवर एंड अबव मतलब ये हर एक डायरेक्टर की जो लिमिट है उसके ऊपर से उसको पे किया जाएगा, ओवर एंड अबव। क्या? पहला सिटिंग फीस। सिटिंग फीस इस लिमिट में काउंट नहीं होता, सिटिंग फीस हैज टू बी पेड ओवर एंड अबव। सिटिंग फीस का एक इंटरनली कैप है, दैट इज 1 लाख पर मीटिंग, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते, बट दिस इज ओवर एंड अबव। सेकंड इज गारंटी कमीशन। व्हाट इज द गारंटी कमीशन? इफ कंपनी वांटेड लोन और कंपनी को किसी की गारंटी चाहिए थी और एक डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है कि हाँ मैं पर्सनल गारंटी देता हूं कि अगर कंपनी लोन रिपे नहीं कर पाई तो मैं रिपे करूंगा, दिस इज समथिंग डायरेक्टर हैज डन ओवर एंड अबव हिज ड्यूटी, तो इसके लिए उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं गारंटी कमीशन ओवर एंड अबव हिज लिमिट। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल फीस फॉर एनी सर्विस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी डायरेक्टर अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ देता है सर्विस तो उसके लिए ओवर एंड अबव ले सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत ही कॉमन सा आपने पढ़ाई होगा एग्जांपल कि मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, जो एक कंपनी देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर हूं और मैं हॉस्पिटल में सर्जन भी हूं, तो मैंने सर्जन की तरह काम किया और उसके लिए मुझे उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, दिस इज ओवर एंड अबव माय लिमिट अंडर 197 जो मेरी लिमिट है उससे ओवर एंड अबव मिलेगा, बिकॉज़ दिस इज इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी नॉट एज अ डायरेक्टर। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल सर्विस देता है तो उसके भी ओवर एंड अबव ले सकता है। दीज आर 3 बेसिक एग्जांपल्स जिनके अंदर पैसा आप ओवर एंड अबव लेके जाते हैं अबव द लिमिट। नेक्स्ट, इफ डायरेक्टर ड्रॉज रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग द लिमिट। अगर यार देखो कैसा होता है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन तो मंथली बेसिस पे होता है जनरली, तो मंथली बेसिस पे पैसा ले रहा है, ईयर एंड में पता चलता है अरे यार इसने तो पैसा ज्यादा ले लिया। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर वाले केस में डायरेक्टर 7 करोड़ ले चुका है, फिर एंड में पता चलता है कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ ही हुआ है, तो यार 5 करोड़ ही दे सकते थे। अब क्या? If director draws remuneration exceeding the limit, it has to be refunded back within 2 years. अगर डायरेक्टर ने लिमिट ज्यादा विड्रॉ कर लिया है भाई साहब और ये इस सेक्शन से अलाउड नहीं है, इस सेक्शन की लिमिट से ज्यादा उसने विड्रॉ कर लिया है, he has to refund it back within 2 years and company can waive it by a special resolution. Company can waive it by special resolution. That is obviously one. Okay. लास्ट पॉइंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक स्पेसिफिक टाइप का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को लगता है कि हमारे डायरेक्टर के कारण कभी भी हमारे ऊपर नेग्लिजेंस वगैरह का केस आ जाएगा, उसने कोई भी गलती की, उसने डिफॉल्ट के नेग्लिजेंस किया और हम पे केस फाइल हो सकता है, सो कंपनी कैन गेट देमसेल्फ इंश्योर्ड। तो इफ अ कंपनी इज गेटिंग देमसेल्फ इंश्योर्ड, उन्होंने एक इंश्योरेंस करवाया है जिसमें अगर डायरेक्टर के कारण कंपनी को कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इस प्रकार के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, ये ओवर एंड अबव होता है, बट यहां पर कैच ऐसा है कि इफ ही इज फाउंड गिल्टी देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन। तो एक छोटा सा पॉइंट है, बस याद रखना है कि जनरली ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है ओवर डायरेक्टर, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन, बट इफ ही इज फाउंड गिल्टी देन इट विल बी मेड अ पार्ट ऑफ his remuneration। ठीक है, इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, एक थ्योरेटिकल सा पॉइंट है। चलो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 197। अरे हमने इतनी देर हो गई है सर, आप तो कह रहे थे कि आज छोटा सेशन होगा और सर आपने हाफ एन आवर में सिर्फ 2 सेक्शन पढ़ा है। मैंने आपको क्या बोला था, इसके अंदर सिर्फ 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने जी जान से 2 सेक्शन समझ लिए तो आपको आगे का तो ऐसे समझेगा। पहला सेक्शन था 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। कैटेगरी 2 ओवरऑल लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ब्रिलियंट। अब देखो कि अब छोटे से सेक्शंस आएंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, सिंपल 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, 196 197 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 विल बी डन एज पर 198। तो 198 क्या करता है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है फॉर 197 एंड शेड्यूल 5। सर पूरा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का हमें पढ़ना है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, लकी यू। लेकिन आपको इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल? इन केस ऑफ लॉस यू आर मेकिंग द पेमेंट बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ना, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल फॉर सेक्शन 197, क्योंकि 197 में इफेक्टिव कैपिटल बोला गया था, तो उसके लिए इट मींस एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑफ कोर्स रिजर्व एंड सरप्लस विल एक्सक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहीं भी ऐड नहीं किया जाता। रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। लॉन्ग टर्म लोन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन पे ऐड नहीं करेंगे। एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, तो ये चारों चीजों को ऐड कर लो। पेड अप कैपिटल ले लिया एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, जो आपका एडवांस वगैरह वो सब एक्सक्लूड करते हुए, पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन, मतलब इतना पैसा हमारे पास में है और माइनस कर दो, रिड्यूस्ड बाय एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से इतना पैसा जो हमारे पास है उसमें से इतना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना हमारा अक्यूमुलेटेड लॉसेस है एंड इतना हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ है। तो ये है हमारा इफेक्टिव कैपिटल जिससे हम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड,
शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये पैसे से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन रुको, इसमें से इतना तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इतने हमारे लॉसेस है और इतना हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ नहीं किया है, तो प्रैक्टिकली ये जो बचा हुआ पैसा इससे हम बिजनेस करें, दैट इज नोन एज इफेक्टिव कैपिटल। I guess everyone is very fair. That was 198 calculation of net profit. फिर आता है 199 recovery of remuneration in certain cases. Recovery of remuneration in certain cases. अब यहाँ पे ये मत समझना कि अगर मान लीजिए उसको ज्यादा पे कर दिया है तो वो तो हम 197 में ऑलरेडी कवर कर चुके ना। ये क्या कह रहा है? Recovery of remuneration in certain cases 199. It says कि मान लीजिए कभी हमने फ्रॉड के कारण पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट को रीइंस्टेट करना पड़ रहा है। If the company has to reinstate the financial statement due to fraud or non-compliance, कि किसी भी non-compliance या fraud के कारण हमें पिछले साल के financial statements को reinstate करना पड़ रहा है, और जब हमने पिछले साल के financial statement को reinstate किया तो revised profit आया, और revised profit से पता चला कि ये indirectors को हमने excess पे कर दिया है, excess पे कर दिया है, तो क्या होगा यारों? तो यहां पर उन लोगों को पूरा का पूरा पैसा वापस देना होगा। Are we understanding? If the company has reinstated its financial statement due to fraud or non-compliance, the company shall recover from past or present managerial personnel. मतलब उसने अगर जॉब छोड़ी तो भी उससे रिकवर करेंगे। Are you understanding? कि अगर हमें कभी भी पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीइंस्टेट करना पड़ा, तो हमने रीइंस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहा है, उससे हमें पता चला कि जो रीइंस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके हिसाब से तो वो ज्यादा सैलरी लेके चले गए, तो उनसे सैलरी वापस मंगवाई जाएगी। 199 रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। अगर वो ईसॉप्स वगैरह भी लेके तो वो भी उनसे वापस मंगवाए जा सकते हैं। तो जो भी उन्होंने उनकी लिमिट से ऊपर लेके गए हैं वो सब उनसे मंगवाया जाएगा इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइंस्टेटेड। तो 199 टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन सर्टेन केसेस। ये सर्टेन केसेस में कौन से केस हैं? रीस्टेटमेंट, रीइंस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखना एक पॉइंट ये हो सकता है कि यार उन्होंने सैलरी ज्यादा ले ली है, प्रॉफिट कैलकुलेट करा, उसके बाद में पता चला कि उन्होंने सैलरी ज्यादा ले ली है। नॉर्मल केस है, ये 197 ही कवर करता है। 199 क्या कवर करता है? 199 कवर करता है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें रीइंस्टेट करना पड़ा और फिर पता चला कि वो सैलरी ज्यादा लेके गए हैं तो उनसे पैसा रिकवर करेंगे। दिस इज सेड इन द 199। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाय 199 के साथ में लिखोगे, एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा, दीवाना इधर उधर भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो 199 is recovery of remuneration in certain cases. Recovery of remuneration in certain cases 199. Then comes 200, a very easy section. Central government or company to fix limit with regard to remuneration. यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा रिमूव कर दिया गया है पूरे सेक्शन से, लेकिन जैसे आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी, आपके नोट्स में इसको कट करिएगा याद से। सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन के नाम से रिमूव नहीं किया गया, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सेक्शन 200 सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी टू फिक्स लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन, कि कभी भी कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो आपका रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकती है। सो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन रिमूव्ड, सो ओनली कंपनी हैज द पावर। कंपनी मे फिक्स द लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन हैविंग रिगार्ड टू द मैटर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 200। कि भाई साहब 200 में जो मैटर है उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, हम आपका रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकते हैं। तो कुछ सेक्शन ये 200 वैसे इररिलेवेंट सेक्शन है सब, ये सब इररिलेवेंट हो गए कि कंपनी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी था ना, तो सेक्शन में दम था, अब सेक्शन में कोई दम नहीं है। इट सिंपली सेज कि अगर मैं कहूं सिंपल, यहां पे क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव हो गया तो कंपनी कैन फिक्स द रेम्यूनरेशन, तो कंपनी कैन एनी टाइम फिक्स द रेम्यूनरेशन एनीवेज। तो सेक्शन 200 इज मतलब यूजलेस नाउ। देन कम सेक्शन नंबर 201, और इसलिए तो बहुत जल्दी हो रहा है, यही तो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको सेक्शन सीरीज दिखाऊंगा, आप दीवाने हो जाओगे। 196 197 को भूलना नहीं है, बस ध्यान रखना 196 197 को भूलना नहीं है। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केपी, 197 द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। और ये हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर कभी गलती से कुछ पूछ लिया तो हम उसे भी हैंडल कर पाएंगे, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्स्ट्रा एज, राइट। 201 फॉर्म्स, अब 201 202 तो इतने बोरिंग है कि आप रो दोगे। फॉर्म्स ऑफ एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन, फॉर्म्स ऑफ एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म्स एंड प्रोसीजर क्या होगा, अब यहां पे क्या लिखा है कि कभी भी इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अप्रूवल लेना पड़ रहा है, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ रहा है तो वो आप कैसे देंगे वो यहां पे दिखा है, मैं बता देता हूं। वेरेवर एप्लीकेशन इज मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट
a prior notice to the member by publishing the notice in one newspaper in vernacular and one in English newspaper has to be given. कि कभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन ले रहे हो तो पहले मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन ले रहा है फॉर एनी पर्पस। तो कंपनी को पहले न्यूज़पेपर में नोटिस देना है दैट वी आर टेकिंग एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर आपने ये दोनों की जो कॉपी है वर्नाकुलर और इंग्लिश की, इस कॉपी के साथ में एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे दो, हमने इसका नोटिस दे दिया है। सो 201 form of and procedure in relation to certain application, forms and procedure for certain applications. So whenever an application has to be given to central government, it has to be accompanied with a copy of the published notices and a certificate by the company that yes we have published, and a certificate by the company regarding the publishing. सिंपल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी आप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दोगे तो साथ में क्या लगेगा, इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कभी भी एप्लीकेशन दोगे तो 201 कहता है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एप्लीकेशन जा रहा है तो साथ में उसके पहले प्रायर टू इट यू हैव टू गिव नोटिस इन वर्नाकुलर एंड इंग्लिश एंड उसके कॉपीज आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करते हुए देने हैं। सुप्रीमली इजी, कुछ काम करनी है। सेक्शन नंबर 201 फॉर्म्स एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन। फिर आता है 202। अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा 202 में दम है, 202 इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस 202 याद करना है आपको सेक्शन, ये भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, 202 भी याद करना है। 202 इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस फॉर कैटेगरी 1 केएमपी, फॉर कैटेगरी 1 केएमपी। यस, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी। जो मैंने लास्ट सेक्शन सीरीज पढ़ाई थी उसमें भी एक ऐसा सेक्शन पढ़ाया था, लेकिन दैट वाज जनरली कि कभी भी हमारी कंपनी में कोई मर्जर हो रहा है, कोई टेक ओवर हो रहा है, उस कारण से अगर किसी डायरेक्टर को हम कंपनसेशन देना चाहते हैं तो दिया जा सकता है। दैट वाज डिफरेंट। 202 इज डिफरेंट। 202 इज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। सबसे पहले लाइन पढ़ो, कंपनी में का मतलब ही क्या है कि यहां पे कोई कंपल्शन नहीं होता है, कंपनी चाहे तो पे कर सकती है। कंपनी में मेक द पेमेंट लेकिन ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। इनके अलावा कंपनी अगर किसी को यहां पे सेक्शन 202 में पेमेंट देना चाहती है तो नहीं कर सकती है। तो 202 अलाउस कंपनी टू मेक द पेमेंट ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ऑन कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कि उनको अगर निकाला जा रहा है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, उनको निकाल रहे हैं तो साथ में उनको कंपनसेशन दिया जा सकता है। 202 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो लास्ट सेक्शन सीरीज का सेक्शन वो इतना रेलेवेंट भी नहीं था। 202 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस को लेके तो यही क्लिक करना है आपको। सेक्शन 202 कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। तो कंपनी मे पे ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ओके, 202 में मैक्सिमम पेमेंट कितना हो सकता है? 202 में मैक्सिमम पेमेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम पेमेंट अंडर 202 कैन बी एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का एवरेज रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग टेन्योर। खत्म। पिछले 3 साल का एवरेज रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग टेन्योर, ये होगा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल। सर लेकिन उसका अगर टेन्योर ही 1 ईयर बाकी तो ऑफ कोर्स देन 1 ईयर। रिमेनिंग टेन्योर मैक्सिमम 3 इयर्स है। रिमेनिंग टेन्योर मैक्सिमम 3 इयर्स। कहने का मतलब क्या है, मेरा पिछले 3 साल का एवरेज सैलरी आया है 6 लाख रुपीस, ठीक है, मल्टीप्लाइड में मेरा टेन्योर कितना बाकी है? 2 इयर्स। तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख रुपीस लेके जाओ, इतना कंपनी पे कर सकता है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। मेरे 3 साल का एवरेज सैलरी 6 लाख रुपीस, मेरा टेन्योर 5 साल का बाकी है, तो 6 इंटू 5 30 लाख देंगे क्या? नहीं, मैक्सिमम कितना? 3। सो एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ लास्ट 3 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग टेन्योर मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा का पे नहीं होगा, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। फिर आता है पेमेंट अंडर 202 नॉट अलाउड, कि इन कुछ केसेस के अंदर पेमेंट अंडर 202 इज नॉट अलाउड। बहुत लॉजिकल केसेस है कि इनमें से आप कभी भी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं दे सकते। आपको लॉजिक समझेगा। पहला, if the managing director, whole time director is being removed, resigned because of amalgamation, reconstruction and is appointed in the resulting company. भाई साहब, A Limited is amalgamating into B Limited. I was a director of A Limited. I was a managing director of A Limited. A Limited से मैं resign करके और जो वो merge हो रही B Limited में join कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ A Limited से मुझे compensation for loss of office दे दो। गधे, आप B Limited में join कर रहे हो ना, तो किस बात का compensation for loss of office? तो if you are leaving a company and joining the amalgamated company, तो सिर्फ प्रोसीजर है ना, तो यहाँ पे कोई कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं होगा। सेकंड, इफ यू आर वॉलंटरली रिजाइनिंग, अगर आपको मस्ती और आप रिजाइन कर रहे हो तो भी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं देंगे। कंपनी निकाल रही है तो देंगे ना। कंपनी निकाल रही है मतलब नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर, मतलब अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया 164 का और कंपनी आपको निकाल रही तो भी कंपनसेशन नहीं मिलता है। बट कंपनी को मान लीजिए कोई कारण है कि कंपनी को लग रहा है आप नहीं हैंडल कर पा रही और कंपनी आपको निकाली, तो कंपनी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस दे सकती है कंपनी में। लेकिन इन केसेस में तो कंपनी शेल नॉट लिखा है, इन केसेस में तो आप दे नहीं सकते। तो वॉलंटरी रिजाइन करना नहीं दे सकते।
आपकी कंपनी अमालगमेशन मर्जर के कारण रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा जिसमें आप मर्ज हो रहे हो, तो प्रोसीजरल कंप्लायंस आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट, इफ इज बीन वेकेटेड अंडर 167, इसमें 164 भी कवर हो जाता है। अगर वो 167 के अंदर उसको आप निकाल रहे हैं भाई साहब धक्के मार मार के, तो भी उसको कंपनसेशन और लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, व्हेन द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप ड्यू टू द नेग्लिजेंस डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर, भाई साहब डायरेक्टर के ही नेग्लिजेंस के कारण कंपनी का वेंडिंग अप हो रही है, तो डायरेक्टर बोल रहा है मुझे कुछ कंपनसेशन और लॉस ऑफ ऑफिस दो। मैं कह रहा हूं इतना पीटेंगे, लाल कर देंगे पीट पीट के, आपके कारण कंपनी वाइंड अप हुई है, एंड यू आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, व्हेन द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, इनमें से फ्रॉड वर्ड किया है तो भी आपको ऑफ कोर्स डायरेक्टर को किसी भी हालत में कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड हिज टर्मिनेशन, तो भी नहीं, उसको लगा तो यार मैं छोड़ देता हूं और मैं कंपनसेशन ले लेता हूं, ये निकाल दे। इफ द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड हिज ओन टर्मिनेशन, if the director has himself instigated his own termination, in that case also 202 does not allow him to pay any compensation for loss of office। समझना अच्छे से, 202 के तीन एस्पेक्ट है, 202 के तीन एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट है कंपनी में पे ओनली टू कैटेगरी 1 होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर एंड मैनेजर अ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कंपनी चाहे तो पे कर सकती है, 202 इज नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन। कंपनी को अगर मस्ती है तो कंपनी पे कर सकती है, एक ऑप्शन दिया है कंपनी में पे, ठीक है, लेकिन इन तीनों को पे से 202 में अगर पे करना चाहते तो मैक्सिमम लिमिट लगाए रेम्यूनरेशन पे कि आप कितना कंपनसेशन पे कर सकते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस 3 ईयर मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग टेन्योर मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल से ज्यादा का टेन्योर का नहीं मिलता है। उसके बाद में इन 5 केसेस में तो आप पे ही नहीं कर सकते। क्या 5 केसेस? कि आप यहां से रिजाइन करके और अमालगमेटेड कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, नहीं पे कर सकते। आप वॉलंटरली रिजाइन कर रहे हो, नहीं कर सकते। आप विकेट हो रहे हो 167 में, आप नहीं कर सकते। उसके बाद में कंपनी इज बीइंग वाउंड अप बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, नहीं कर सकते। आपने कोई फ्रॉड किया है, ग्रॉस मिसकंडक्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर आपके ही इंस्टिगेट करने पे आपका टर्मिनेशन है तो भी आप नहीं कर सकते। आई गेस 6 पॉइंट्स है। यस, this is 202 for you, compensation for loss of office, compensation for loss of office 202। फिर आता है आपका 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। देखो यार लाइफ बहुत आसान है। 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, ये अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, सुनना मेरी बात को। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी। ध्यान रखना, ये बाकी केएमपी जनरल है। क्या लिखा है? Every listed company and every public company with paid up capital of 10 crore or more। हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, shall have whole time KMP, उनके होल टाइम केएमपी होने चाहिए। होल टाइम केएमपी का मतलब क्या हो गया? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। ध्यान रखना किनको? हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, इनके पास होल टाइम केएमपी होना चाहिए। मतलब देखो इनमें से कोई एक, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, कोई एक तो होना ही चाहिए। उसके बाद में सीएस होना चाहिए, सीएफओ होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, KMP are appointed by means of board resolution। ये आपको पहले ही बता चुका था कि 196 requires board resolution plus shareholder approval, but 203 merely requires board resolution। तो जो कैटेगरी 1 है उनके लिए board resolution plus shareholder approval, जो रिमेनिंग है उनके लिए merely board resolution। ठीक है, नेक्स्ट, whole time KMP shall not hold office in more than one company except for subsidiary। एक whole time KMP एक कंपनी ज्यादा में काम नहीं कर सकता, बिकॉज फुल टाइम है ना, होल टाइम काम नहीं कर सकता। बट KMP कैन बी डायरेक्टर इन अदर कंपनी। मैं एक कंपनी का KMP और एक 5 कंपनीज में पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकता हूं। So a company, a whole-time KMP cannot act as KMP in 2 companies except for subsidiary, but I can work as KMP in a company and director in multiple companies. Easy. Next, a company may appoint a person as managing director if he is the managing director of maximum one other company। मतलब एक व्यक्ति जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है किसी एक कंपनी का, उसको हम हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर बना सकते हैं। एंड सच अपॉइंटमेंट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड विद यूनानिमस अप्रूवल। अगर यूनानिमस अप्रूवल से बोर्ड ने अलाउ कर दिया तो। नेक्स्ट, एनी वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 6 मंथ्स। हमने जो कहा ना कि हमारी कंपनी में मैंडेटरी रूप से केएमपीज होने चाहिए कि भाई साहब हमारी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो केएमपी होना चाहिए कंपल्सरी। अगर कोई केएमपी छोड़ देता है तो बोर्ड हैज टू अपॉइंट अनदर केएमपी विद इन 6 मंथ्स। इजी। प्राइवेट कंपनी का लिमिट अलग है। प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ मोर शैल हैव अ होल टाइम सीएस। तो ऊपर क्या लिखा था? Every listed company and every public company having paid up capital of 10 crore or more has to appoint whole time KMP, लेकिन CS is also applicable on private company। So every private company also having, देखो जो ऊपर कवर होगी उसमें तो CS मैंडेटरी हो चुका है, जो ऊपर कवर होगी उसमें तो CS मैंडेटरी हो चुका है, लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ मोर। उसके अलावा इवन इफ देयर इज अ प्राइवेट कंपनी उसमें सारे KMPs मैंडेटरी नहीं है बट CS मैंडेटरी है।
every private company having paid up capital of 10 crore or more shall have a whole time company secretary. तो सीएस के लिए प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा उस पे भी एप्लीकेबल है अपॉइंटिंग अ सीएस। रुकना सुनो, मेरा क्या मानना है, ये इजी है। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर होल टाइम केएमपी चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। ये भी इजी है कि होल टाइम केएमपी को ऐसे अपॉइंट करोगे बाय मींस ऑफ अ बोर्ड रेजोल्यूशन, इजी है। अगर कहीं पे वैकेंसी आ गई तो कितने टाइम में अपॉइंट करोगे, 6 मंथ्स, इजी है। और हर एक प्राइवेट कंपनी भी जहां पे पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है वहां पे भी सीएस मैंडेटरी, इजी है। तो यहां पे भाई साहब ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिकी हैं, तो ये 2 पॉइंट्स का केयरफुली ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना। इफ यू रिमेंबर अगले बैच में हमने घुस घुस के धुन धुन के पढ़ा था इसको, तो फोकस करो, ये 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना। पहला, whole time KMP shall not hold office in more than one company other than subsidiary। सब्सिडी छोड़ के वो 2 कंपनीज में होल टाइम केएमपी नहीं हो सकता, बट मैं एक कंपनी में होल टाइम केएमपी में मल्टीपल कंपनीज के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकता हूं। दूसरा पॉइंट, a person who's acting as a person to be appointed as managing director, हम एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अगर किसी और कंपनी में ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है तो भी, लेकिन मैक्सिमम वन कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर है तो हम उसको अपनी कंपनी का भी मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हैं, ओनली इफ इट इज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स एंड दैट टू यूनानिमसली। यूनानिमस अप्रूवल के बाद आप कर सकते हैं। I hope you're understanding. This is 196. Simple तरीके से, this is 203. Simple तरीके से ध्यान रखो, 203 is appointment of KMP, 196 appointment of category 1 KMP, 203 is appointment of KMP, 196 appointment of category 1 KMP, और 203 का 204, 205 तो लड्डू है, 204 secretarial audit for bigger companies, कि बहुत बड़ी कंपनीज को secretarial audit कराना होता है। So following companies to also submit a secretarial audit report along with board report, कि ये जो कंपनीज है इनको बोर्ड रिपोर्ट के साथ में एक सेक्रेटरियल रिपोर्ट भी देना अनिवार्य होता है। इन कंपनीज को बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटरियल रिपोर्ट भी देना अनिवार्य होता है। ये कंपनीज कौन सी हैं? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, एवरी पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, और यहां पे क्या लिखा है? एवरी कंपनी, पे पब्लिक नहीं लिखा है। एवरी कंपनी विद आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग ऑफ 100 करोड़ और मोर, समझना अच्छे से। पहला गया एवरी लिस्टेड कंपनी, every public company paid up capital of 50 crore or more, every public company with turnover of 250 crore or more, every listed company, every public company with paid up capital of 50 crore or more, every public company with turnover of 250 crore or more, and last में every company with outstanding loan debenture borrowing of 100 crore or more, every company with outstanding loan borrowing of 100 crore or more, यहाँ पे public नहीं लिखा है, ध्यान रखना, सिंपल। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़, 50 करोड़ 250 करोड़ और मोर, एंड एवरी कंपनी हैविंग लोन बोरिंग ऑफ 100 करोड़ और मोर। पहले ये 3 सर्कल तक ही था, बाद में ये ऐड किया गया था, सिंपल ध्यान रखना। एवरी कंपनी विद आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग ऑफ 100 करोड़ और मोर। जब भी सेक्रेटरियल ऑडिट होगा तो कंपनी हैज टू असिस्ट, दैट इज ओके। एंड सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई भी क्वालिफिकेशन दिए, कोई भी एडवर्स रिमार्क दिए सीएस ने, तो वहां पे बोर्ड को हर एक को आंसर करना है अपने बोर्ड रिपोर्ट में कि ये इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो कंपनी हैज टू असिस्ट ड्यूरिंग अ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड बीओडी टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर एनी क्वालिफिकेशन इन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, कि उसमें कोई भी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन है तो बीओडी को उस पर क्लैरिफिकेशन देना है इन द बोर्ड रिपोर्ट। Okay, so section 204 secretarial audit for bigger companies, and 205 is a बच्चू section और खत्म हो जाता है सेक्शन सीरीज। 205 functions of company secretary, 205 functions of company secretary। तो एग्जाम में भले ही functions of company secretary आए या duties of company secretary आए, आंसर यही होता है, ठीक है। functions of company secretary या duties of company secretary, section 205। पहले 2 पॉइंट क्या दिए? to report to BOD about compliance with the act rules regulation, you have to give report to BOD regarding compliance of act rules and regulation, and second to ensure compliance of secretarial standard, to ensure the company complies with secretarial standard। तो पहला कि भाई एक्ट रूल्स रेगुलेशन सब कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, बीओडी को कंप्लाई करना है, रिपोर्ट करना है, एंड दूसरा टू एंश्योर द कंप्लायंस विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। फिर आते हैं साथ में ड्यूटीज। ड्यूटीज बहुत ही प्यारे हैं और थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, तो मैंने इस तरह से आपके लिए एक्सप्रेस किया है। इन्होंने ऐसा कहा कंपनी का सारा काम एक सीएस ही करता है, इन्होंने कहा ऐसा कंपनी का सारा काम एक सीएस ही करता है। देखो ये सीएस है, आप ऐसा समझ लो जैसे कि आपने प्रभु को देखा होगा, भगवान को देखा होगा मंदिर में, तो उनके ऐसे मल्टीपल हाथ निकले होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे भगवान को, माता को देखा होगा जिनके ऐसे मल्टीपल हाथ निकलते हैं, राइट। तो इमेजिन कर लो बस ये सीएस है, सीएस के ऐसे मल्टीपल हाथ निकले, सबसे पहले बीओडी की मदद करेगा। बीओडी की कैसे मदद करेगा? देखो क्या लिखा है, बीओडी को वो प्रोवाइड गाइडेंस, ही विल प्रोवाइड गाइडेंस टू बीओडी जहां जहां रिक्वायर्ड है। Thereafter assist in conducting affairs of the company, assist in advice on good corporate governance। तो बीओडी को 3 तरीके से मदद करेगा। पहली चीज तो प्रोवाइड गाइडेंस, जहां जहां गाइडेंस की जरूरत हो गाइडेंस देगा। दूसरा असिस्ट इन कंडक्टिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का अफेयर्स को अच्छे से कंडक्ट करने में असिस्ट करेगा। एंड नेक्स्ट एडवाइस, असिस्ट इन एडवाइस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें करेगा डायरेक्टर को।
फिर भाई साहब कहीं भी बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कहीं भी लिखा है एक्ट में, तो वो कौन लेकर आएगा? बीओडी लेकर आएगा। अगर कहीं कंपनी पे केस हो गया और ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ा, तो ट्रिब्यूनल के पास, अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये भी भाई रिप्रेजेंट करेगा हमारा सीएसी करेगा। और कंपनी की मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, उनको मैनेज करना है, उनके मिनट्स बनाने, ये सब भी कौन करेगा? सीएसी करेगा। तो याद रख लो बस ऐसे ही भाई साहब सीएस है। बोर्ड को भाई साहब वो गाइड भी करेगा, असिस्ट करेगा इन कंडक्टिंग द अफेयर्स, साथ में असिस्ट एंड एडवाइस करेगा ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर ट्रिब्यूनल, फिर मान लीजिए ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट करना है, वो भी वही करेगा। फिर कोई भी अथॉरिटी से आप मान लीजिए बोर्ड का अप्रूवल लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, आरओसी का अप्रूवल लेना है, किसी का भी अप्रूवल लेना है, वो भी ये लेकर आएगा। मीटिंग्स को कंडक्ट भी यही करेगा और उनके मिनट्स भी यही बनाएगा। भाई साहब क्या काम करता है लड़का, देख रहे हो आप। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ सीएस। आय हाय हाय हाय, डोंट थिंक यार, मेरे को पता है ना, बच्चों को प्यार आ गया होगा कि भाई साहब इतना छोटा चैप्टर, बस सब यही पसंद है सर, इधर आ जाओ। तो मैंने आपको बताया था ये सेक्शन सीरीज चैप्टर 13, ये सेक्शन सीरीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बट आपको क्या क्या सेक्शन याद होने चाहिए। सेक्शन 196, 197, 202, 203, 204, बस ये 5 याद होने चाहिए। अगर जो 205 याद है तो अच्छी बात है, वरना इतना रिक्वायर्ड नहीं है। 196 अपॉइंट, सबसे पहले तो भाई साहब 196 और 203 याद होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, ये तो पहले कंटेस्ट होना चाहिए, तो एग्जाम में आपको यूज करने का मौका मिलने ही वाला है। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 196 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ठीक है, फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 197 ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लिमिट का, वो 11%, 10%, 5%, 3%, 1% की लिमिट की बात कर लो, आप यहां पे बात कर लो जो अपने 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस ऑफ 250 सीआर, ये सब जो भी पढ़ा है, ये सब पे अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज ऑल अबाउट 197। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको एग्जाम में 196, 197 या 203 मेंशन करने का मौका मिलेगा, मतलब मिलेगा, 100% मिलेगा। केएमपी पे क्वेश्चन है, मतलब आप 196, 197 या 203 में से कोई ना कोई एक तो लिख ही सकते हो, मौका मिलेगा इसे। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केएमपी, 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी एंड 197 टॉक्स अबाउट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे जैसे मौका मिलता है 2 सेक्शंस और याद करने की कोशिश करनी है, दैट इज 202 compensation for loss of office and 204 secretarial audit। 202 compensation for loss of office, 202 compensation for loss of office, 202 compensation for loss of office, 203 तो हो चुका है, 204 secretarial audit, 205 functions of CSE। दोनों CS के काम है, secretarial audit भी CSE करता है। तो 204, 205 साथ में याद हो जाएगा आपको, secretarial audit for higher companies, bigger companies, bigger companies, bigger companies। ठीक है, फिर आप चाहते हो तो 198 भी याद करना, इजी वैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। 199, 200, 201 इग्नोर कर देना, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। 199, 200 और 201 बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। तो आप ऐसे भी करते हो, यहाँ के 3 याद कर लो, लास्ट का फंक्शन भी याद नहीं किया तो चलेगा। तो 196, 197, 198 याद होना चाहिए, 202, 203, 204 याद होना चाहिए। चलो ये 6 याद होने चाहिए कम से कम, देखते हैं क्या है। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केपी, 196 अपॉइंटमेंट ऑफ कैटेगरी 1 केपी, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 197 मैक्सिमम रेम्यूनरेशन का लिमिट, 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में 199 20 201 छोड़ दिया, तो 3 याद किए, 3 छोड़ा। 202 लॉस फॉर ऑफिस, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, 204 सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सिंपल, 3 याद किए, 3 छोड़े, 3 याद किए, 3 याद किए, 3 छोड़े, 3 याद किए। 196 से 205 तक ये चैप्टर है, चैप्टर 13 केएमपी का चैप्टर है। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 197 कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, 198 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपल, 3 छोड़े, तो 196, 197, 198 याद किया। 199, 202, 199, 200, 201 छोड़ा। 202 कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी एंड देन सेक्रेटरियल ऑडिट, एंड लास्ट में फंक्शंस ऑफ सीएस। थोड़ा सा करोगे 100% याद जाएगा। So I hope you thoroughly enjoyed this session, and I'm really looking forward to the coming session. चलिए यार, so that'll be all, and I hope these series have really been fruitful to you, and I suggest you कि इनको कैसा करना है कि जब भी आप अपने रेगुलर तरीके से पढ़ाई करें, आप अपने नोट से, मेरे नोट से, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उससे अच्छे से पढ़ें, और उनसे अच्छे से पढ़ने के बाद में इंश्योर कि हर एक चैप्टर के बाद में ये उसका रिस्पेक्टिव चैप्टर का, आपके मॉड्यूल के जो चैप्टर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर का क्विक रिवीजन देखते रहो, तो उससे आपका रिवीजन बहुत स्थिर हो जाएगा। Okay, so you have my best wishes, and I'll see you people for the next session. Thank you so much for a nice patience. Tada.